तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी एसी पेपर इकोनॉमिक्स के बारे में। एसी पेपर इसको माइनर पेपर भी बोलते हैं, ठीक। और इससे पहले मतलब जब 3 साल का ग्रेजुएशन होता था उस टाइम पे इसको जेनरिक पेपर बोला जाता था, जेनरिक इलेक्टिव जीई पेपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका सिलेबस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। और ये जो एससी पेपर है इसको माइनर ए भी बोलेंगे। ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में काम देगा। 75 मार्क्स का ये पेपर आता है, ठीक है। और बिल्कुल नया सिलेबस है, नया सेशन 25-29 और आने वाले सभी सेशन के लिए काम देगा, ठीक है। 26-27 और आने वाले सभी। तो इसमें जो सिलेबस पढ़ना है, ये पढ़ना है टॉपिक का नाम इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय या परिचयात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके तहत आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स मिक्रो, यूनिट 3 है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों। फिर पढ़ना है आपको इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। फिर पढ़ना है आपको पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, लोक बिल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट यूनिट 6 पढ़ना है आपको डेवलपमेंट इशू इन इकोनॉमिक्स, यानी कि विकास की समस्याएं और अर्थशास्त्र में विकास की समस्याएं होगा इसका हिंदी। तो ये हो गया। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, पहले 1 मार्क्स वाले, फिर चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। देखिए, नो बकवास, क्या बोलते हैं, सीधी बात नो बकवास ना। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया है, जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स बोलते हैं, प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं, प्रोफेसर क्या बोलते हैं, ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो आपको सभी का मिला जुला के आंसर करना है कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अध्ययन है, ठीक है। हमारे पास संसाधन सीमित है और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, ठीक है। तो उसकी पूर्ति करने का विषय है। कोई बोलता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, प्रोफेसर मार्शल, ठीक है। कोई बोलता है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है। सर जॉन मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स, अलग अलग लोगों ने बोला है। तो बोला है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और अर्थशास्त्र मानव कल्याण का भी विज्ञान है, ठीक है। और यह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई क्या बोलता है कि यह आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, तो आप सभी का मिला जुला के उत्तर लिखिएगा। अर्थशास्त्र की केंद्र समस्या क्या है? तो अर्थशास्त्र में मेन जो इशू रहता है, उत्पादन करना और कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, ठीक है। यही इसकी मुख्य समस्याएं हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और इंग्लिश में मिक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी इकाई जैसे कि उपभोक्ता और फार्म का अध्ययन करती है, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की छोटी इकाई है जिसमें उपभोक्ता और फार्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? उपभोक्ता और फार्म का, ठीक है। किसी पर्सनल व्यक्ति का उपभोक्ता हो गया और उसकी कंपनी का। लेकिन जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति, इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम भूल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का स्टडी इसमें किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट आ जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम क्या कहता है? जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, ठीक है। मान के चलिए आलू है, ठीक। तो किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का जब उपयोग ज़्यादा होता है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, ठीक है।
बाकी आपने आपूर्ति का नियम पढ़ा है, ठीक है, मांग और पूर्ति का नियम पढ़ा है ना सबने। सम सीमांत उपयोगिता क्या है, ठीक, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है, मान लीजिए जो कस्टमर है वो अपने इनकम को इस तरह से खर्च करे कि सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। मांग क्या होता है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़े होंगे, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, ये सब पढ़े होंगे आप। तो अन्य परिस्थितियां समान रहने पर, ठीक है, बाकी सभी चीज़ें समान रहने पर इसी को बोलते हैं अन्य परिस्थितियां समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। कीमत बढ़ गया, आलू का दाम हो गया 100 रुपये किलो, तो मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आदमी बोलेगा आलू नहीं खाएंगे, हम क्या करेंगे, तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, माल पिएंगे, ठीक है 20 रुपया गिलास हड़िया पिएंगे। तो अन्य परिस्थितियां समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग जो है घट जाती है। यदि दारू का दाम अभी 500 रुपये गिलास हो जाए, ठीक है, तो आदमी दारू पीना छोड़ देगा, बोलेगा बेटा इतना हम पैसा ही नहीं खर्चा कर पाएंगे कि दारू पिएंगे तो मांग बढ़ने पर क्या होगा, सॉरी, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगा और कीमत घटने पर मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे खस्सी का मीट अभी 900 रुपये किलो है, अगर खस्सी का मीट 200 रुपये किलो हो जाएगा तो मांग बढ़ जाएगा। हर आदमी बोलेगा बेटा इस सप्ताह में 3 दिन मीट खाएंगे, तो ठीक है, दबा दबा के खाएंगे तो समझ गए होंगे ये सब। नेक्स्ट अगला है आपूर्ति का नियम क्या कहता है। सप्लाई का नियम क्या कहता है कि बाकी सभी चीज़ें समान रहने पर, यानी कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, यानी कि कीमत बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ेगा। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। तो आपूर्ति का नियम कहता है, सप्लाई का नियम, कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। कीमत बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। सही है या गलत है, चलिए बताइए। नेक्स्ट, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो डिमांड को इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए, किसी भी वस्तु की मांग किस पे निर्भर करती है, उसकी आय पे, इनकम पे, ठीक, व्यक्ति की इनकम पे, स्वाद पे, कीमत पे, जनसंख्या, उस जगह की जनसंख्या पे और भविष्य की अपेक्षाओं पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। मांग की लोच क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को मांग की लोच कहते हैं, ठीक। मांग की लोच क्या कहता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण, यदि कीमत में परिवर्तन हुआ तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा, मांग में जो भी होने वाला परिवर्तन है उसकी मात्रा को मांग की लोच कहते हैं। नेक्स्ट, मांग की कितनी प्रकार की लोच होती है। मांग की कितनी प्रकार की लोच होती है, 3 प्रकार की, कीमत लोच, आय लोच और क्रॉस लोच, ओके। नेक्स्ट आता है बाजार संतुलन। क्या होता है बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जब मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती है, जब डिमांड और सप्लाई, ठीक, बराबर हो जाती है, तब बाजार संतुलित होता है, ओके, जो कि अक्सर बहुत कम होता है ऐसा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम। हमारे भारत का राष्ट्रीय आय क्या है, भारत का नेशनल इनकम। तो एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, टोटल प्राइस कितना है, जितने भी सर्विस है और वस्तु हैं उनको जोड़ के टोटल सर्विस हम लोग जोड़ेंगे और टोटल वस्तु जोड़ेंगे और जितना भी उसका दाम होगा वही देश का राष्ट्रीय आय है। लेकिन ये राष्ट्रीय आय है, ठीक है, बचत नहीं है और नेट प्रॉफिट भी नहीं है। मुद्रा क्या है, मनी क्या है। तो मुद्रा वह माध्यम है, यानी कि पैसा, धन वह माध्यम है जो वस्तु और सेवाओं के विनिमय में स्वीकार किया जाता है। विनिमय मतलब लेन देन, ठीक है। तो मुद्रा क्या है, वह माध्यम है जो वस्तु और सेवाओं के लेन देन में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं, तो पैसा का क्या काम होता है, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है, एक गाना है ना।
तो पैसा का क्या काम है? अरे भाई बहुत काम है यार, पैसा से ही दुनिया चलता है। इसी कारण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी के कारण आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। केवल वही कारण नहीं है, लेकिन वो मेन कारण है। विनिमय का माध्यम है। पैसा क्या है? वस्तुओं के लेन देन का माध्यम है। मूल्य का मापक, किसी वस्तु का कितना दाम होगा इसका भी माप करता है। और मूल्य का संचरण है। ये बोल सकते हैं कि देश को कंट्रोल करने वाला या किसी को भी कंट्रोल करने वाला माध्यम है। क्या? पैसा, मुद्रा। मुद्रास्फीति क्या होता है? इन्फ्लेशन, ये वर्ड मैं भूल गया था, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे भारत में कुछ हद तक मुद्रास्फीति हुआ है। पेट्रोल के दाम पहले 30 रुपया होता था, ठीक, आज से 10 साल पहले। अभी कितना है? अभी उसके दाम में 300 गुना वृद्धि हो गया है। 300 गुना से भी ज़्यादा यार, लगभग 400 गुना। 115 रुपया हो गया है पेट्रोल, ठीक। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में लगातार वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। पहले सरसों तेल मैं लाता था 30 रुपये किलो, 25 रुपये 30 रुपये, अभी 150 पार कर गया। तो वस्तुओं के दाम में लगातार होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक। और इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है आम आदमी को, मध्यम वर्ग को। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं, मांग बढ़ गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए बरसात हुआ, बरसात में छाता का मांग या फिर रेनकोट जिसको बोलते हैं बरसाती, उसका मांग बढ़ गया। जब मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ जाती है, तब छाता का दाम पहले गर्मी के मौसम में मान लीजिए 80 रुपया था, बरसात आते जाते 150 हो गया। तो यदि मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो इसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? जब उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? जब उत्पादन बढ़ने के कारण, उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, कीमतें बढ़ती हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जब उत्पादन लागत बढ़ता है, इसके कारण कीमतें बढ़ती हैं, तो इसको हम लोग लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इंग्लिश अंग्रेजी शराब बेचता हूँ, तो उत्पादन लागत मेरा क्या हो रहा है? उत्पादन लागत ज़्यादा हो गया। जो हम पहले शराब 80 रुपया में बनाते थे, अब उस शराब को बनाने में मुझे 200 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं शराब 80 में बनाता था तो बेच रहा था 400 में, ठीक। अब मुझे शराब को बनाने में 200 रुपया लग रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा दाम में ना बेचूँगा, ठीक है। तो अब मैं शराब को बेचूँगा लगभग 1000 रुपया में। तो उत्पादन लागत मेरा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले 80 में बनाते थे, अब 200 रुपया मेरा खर्चा ही आ रहा है, ठीक। तो हम उसका दाम भी बढ़ा देंगे। तो यही है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। 19 नंबर है, केंद्रीय बैंक क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रल बैंक? तो केंद्रीय बैंक वह बैंक या वह संस्था है जो देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई जिसको बोलते हैं, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब होती है भैया? ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और यही बैंकों का बैंक कहलाता है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कितने हैं? 14 को बैंक है शायद नेशनलाइज, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहीं पे आ गया आंसर। राजकोषीय नीति क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोष यानी कि सुनने में ही लगता है कि सरकारी खजाना। सरकार द्वारा कर यानी कि टैक्स, सरकार द्वारा टैक्स और सरकारी व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की नीति। सरकार जो टैक्स लेती है और जो खर्चा करती है, उसके माध्यम से पूरी की पूरी राज्य को या देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। इसी को हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अगला जाता है मौद्रिक नीति क्या है? व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति तो केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा और ब्याज दर को नियंत्रित करने की नीति है, केंद्रीय
बैंकिंग नीति। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आ जाता है आपका इंडस्ट्री वगैरह, और थर्ड में आ जाता है सर्विस सेक्टर। हरित क्रांति क्या है? तो सब कोई जानते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और उन्नत बीजों का उपयोग, जिससे पैदावार बढ़ जाता है, ये आपका हरित क्रांति कहलाता है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में लाया, और इसका श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। और एम.एस. स्वामीनाथन विश्व हरित क्रांति जो थे नॉर्मन बोरलॉग उसके शिष्य थे। वो नॉर्मन बोरलॉग से सीखे और फिर आके भारत में हरित क्रांति को लाए। तो विश्व हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, और भारतीय हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट, एमएसएमई एक होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई बहुत सारे आजकल फैक्ट्री खुल रहा है, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई इसको बोला जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। तो वह कर जो सीधे आय या संपत्ति पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा इनकम है 8 लाख रुपया महीना, मैं मान के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है 8 लाख रुपया महीना सैलरी इतना रहेगा तब तो मैं 4 व्हीलर में घूमूंगा यार। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरा इनकम 8 लाख रुपया महीना है तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, भारत में शायद 7 लाख रुपया महीने होने से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अपने कमाई का 4% या कुछ है। और या फिर कोई आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो जितना आपका गवर्नमेंट सर्विस रहेगा उसका कुछ परसेंट आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो यही होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो सीधे आपकी संपत्ति या आपके सैलरी पे लगाया जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को आजकल हम लोग जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। और जीएसटी भारत में कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होता है। नेक्स्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वह कर जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है, लेकिन ये टैक्स उस पे लगाया जाता है जो अंतिम वस्तु का क्रेता होता है। जैसे एक मान लीजिए ये एक मेरा डेयरी मिल्क चॉकलेट है। ठीक, इसको कंपनी ने बनाया। ठीक है, कंपनी का कॉस्ट पड़ा 3 रुपया। अब ये होलसेल गया, होलसेल में वाला ख़रीदा 5 रुपया में। ठीक, अब होलसेल वाला 5 रुपया में ख़रीदा और ये बेचा छोटे दुकानदारों को 7 रुपया में। ठीक, अब छोटे दुकानदार इसको बेच रहा है 10 रुपया में आम आदमी को। तो आम आदमी के पास कितना लिया जा रहा है? 10 रुपया। अब ये टैक्स जो है इन सब को गवर्नमेंट, ये जो होलसेल बना है ना, यहाँ पे फैक्ट्री तैयार की, ये इस पे इसका खर्चा आता है बनाने का 2 रुपया, और सरकार जीएसटी जोड़िए 1 रुपया। तो ये जीएसटी अंतिम रूप से कौन दे रहा है? ग्राहक दे रहा है। समझे? तो इनडायरेक्ट टैक्स वही होता है जो ग्राहक से लिया जाता है लेकिन उसको पता भी नहीं चलता है, वो डायरेक्ट वस्तु का दाम देखता है। ठीक है, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी वस्तु और सेवाओं, ठीक है, वस्तु और सेवा कर इसका हिंदी होता है। वस्तु और सेवा कर जो पूरे देश में एक समान इनडायरेक्ट टैक्स कर प्रणाली को लागू करती है। भुगतान संतुलन क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा होता है भुगतान संतुलन। ये अंतिम क्वेश्चन है। मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? तो कुछ लोगों के जीवन स्तर, ठीक, बहुत नीचे होता है, कुछ लोगों का बहुत हाई होता है। तो एक एवरेज निकाला गया गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई मानव विकास सूचकांक निकालो प्रत्येक देश का। इसमें लोगों के जीवन स्तर, रहन सहन का स्तर, शिक्षा कितनी है, लोग कितने स्वस्थ हैं, ठीक है, इन सब को ध्यान में रखा जाता है मानव विकास सूचकांक में। और इसको डेवलप करने वाला एक क्या नाम था, कोई इस्लाम के हैं और ये पाकिस्तान से हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि पाकिस्तान पिछड़ा कंट्री है तो कुछ नहीं करता है, नहीं, वो साइंस में उनके भी कुछ साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो याद मुझे नहीं आ रहा उन साइंटिस्ट का नाम, बट वे पाकिस्तान से है जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की खोज की। अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं फॉर 15 मार्क्स। ओके, 15 मार्क्स के लिए। अब देखिए, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप करने से पहले मैं बताऊंगा
देखिए मैं 20 मिनट का क्लास कराता हूँ तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ 20 से 25 मिनट के बाद। तो क्योंकि हमारी आंखें जो हैं स्क्रीन देखने के बाद थक जाती हैं, तो हमें रेस्ट चाहिए प्रत्येक 20 से 25 मिनट में 5 मिनट का, और हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए। तो अब हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप वीडियो को रोक दीजिए, वॉशरूम से आइए, चाहे पानी पी के आइए, चाहे कुछ खा के आइए, चाहे टहल के आइए, ठीक है। इससे माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका आँखों को भी आराम मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं की व्याख्या करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। जैसे कि एडम स्मिथ बोला है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ठीक। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी एक पुस्तक है जो कि 1776 में लिखी गई थी। नेक्स्ट अगला एक है जिस अल्फ्रेड मार्शल, और इनके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। कल्याण का विज्ञान इन्होंने कहा। इन्होंने एक किताब लिखी है, शायद यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तीसरे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं जो बोलते हैं क्या है, रॉबिन्स। रॉबिन्स बोलते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, दुर्लभता का विज्ञान है, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकताएं जो है बहुत हैं, असीमित हैं, और हम उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन जो है सीमित हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को मैं एक एक करके अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे 3 वीडियो और बनाना है, ठीक। तो आपको ये वीडियो देने के बाद मैं 3 वीडियो और बनाऊंगा और मैं सभी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन देम। तो अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। पहला है क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक। दूसरी है कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, कि हम जो उत्पादन करेंगे उसको खरीदेगा कौन, फॉर वॉम टू प्रोड्यूस। और ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मिक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और इनमें अंतर क्या है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पढ़ने की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका मिक्रो इकोनॉमिक्स, एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मिक्रो मतलब छोटा वाला और मैक्रो मतलब बड़ा वाला। मिक्रो में किसी स्पेशल किसी व्यक्ति के, जैसे जियो कंपनी का हमको मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो ये आपका मिक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अब हमको पूरे झारखंड की इकोनॉमी का स्टडी करना है या पूरे भारत की इकोनॉमी का स्टडी करना है, तो ये आएगा हमारा व्यापक अर्थशास्त्र में, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये 80 पेज का PDF है। पढ़ने में आपको 3 घंटा टाइम लगेगा, बट सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरे सरल शब्दों में, आसान शब्दों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व समझाइए, ठीक है। तो मिक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ पूछा गया है इसमें। अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यूनिट 1 के। यूनिट 2 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यूनिट 2 है आपका मिक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको नियम का मीनिंग बताना है, फिर नियम की मान्यताएं बताएंगे, फिर नियम का महत्व बताएंगे, और लास्ट में निष्कर्ष। अगला आ जाता है आपका सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल इक्वलिटी, एक्सप्लेन इट। ओके, तो इसमें आपको बताना है सबका नियम के मान्यताएं, मांग का नियम क्या है, इसकी व्याख्या पूरा का पूरा करना है। आगे देख लेते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि आय, स्वाद, रुचि, जनसंख्या, ठीक है। नियम के अपवाद क्या हैं कि गिफेन वस्तुएं, प्रतिष्ठा वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि मेडिसिन वगैरह हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांग की लोच क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें।
तो मांग की लोच के प्रकार है कीमत लोच, दूसरा है आय लोच, ठीक है, मापन की विधि है प्रतिशत विधि, बिंदु विधि, आर्क विधि। अगला जाता है बाजार संतुलन क्या है, ठीक, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी व्याख्या करें। अब आ जाता है यूनिट 3। तो देखिए ज़्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं किया गया है, उतना ही पढ़िए जितना आपके काम के लायक है, बाकी तो आप खुद भी लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन आ जाता है नेशनल इनकम क्या है, इसके विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या करें। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, तो हमारे देश की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कितना है, इसी को जीडीपी बोलते हैं। एक होता है जीएनपी, ये क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में अर्जित की गई कुल आय, ठीक है, भारत देश के नागरिक जो भारत और विदेशों में कितने इनकम कमाए हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग जीएनपी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट। तो जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर अगर ये जो जीएनपी है जिसमें हमारे देश का और विदेश का दोनों का पैसा जुड़ा हुआ है, इसमें यदि हम जीएनपी में मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो हमारा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आ जाता है हमारा पर्सनल इनकम, व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कुल आय। एक किसी व्यक्ति को जितना इनकम प्राप्त होता है उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। एक होता है निपटान योग्य आय, ठीक है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम। तो करों को घटाने के बाद, टैक्स घटा दिए उसके बाद व्यक्तियों के पास बची आय, सपोज दैट मेरे पास यूट्यूब का जितना भी इनकम आता है, आपको मालूम है यूट्यूब का जितना भी मेरे पास इनकम आता है उसका 55% आता है मेरे पास, 45% यूट्यूब वाले काट लेते हैं पहले ही। 45% काटने के बाद 55% इनकम हमको देते हैं और 45% वो खुद रख लिए हैं, ठीक है। तो जितना काटने के बाद मेरा आया है इनकम वो हो जाता है मेरा निपटान योग्य आय, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आय का महत्व बताना है और लास्ट में निष्कर्ष। अगला जाता है मुद्रा, यानी कि मनी क्या है, इसके क्या क्या काम है, ठीक है। तो मुद्रा आधुनिक अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को आसान बनाती है, वस्तु और सेवाओं को क्या, लेन देन को आसान बनाती है। मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही है मुद्रा। वह माध्यम जिससे किसी वस्तु या सेवाओं की खरीद बिक्री की जाए और उसका मोल तय किया जाता है, उसका एक माप उचित दाम तय किया जाता है। मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम है, ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का मापक है, ठीक है, मेजर करता है उसका वैल्यू, मूल्य का संचय करता है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्थगित भुगतान का मानक यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड होगा ना। तो यहाँ पे अब तीसरा क्वेश्चन, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के टाइप्स। तो मुद्रास्फीति क्या होता है, यह एक प्रकार से मांग बढ़ जाता है वस्तुओं का, ठीक है, किसी भी देश में या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, तब इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक। मुद्रास्फीति के प्रकार, तो ये मांग, एक मिनट यार रिलैक्स हो लेता हूँ थोड़ा सा। मुद्रास्फीति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, दूसरा होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक। मांग प्रेरित मतलब होता है जब वस्तुओं की मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं, डिमांड भी बढ़ रहा है और मांग भी बढ़ रहा है। और दूसरा होती है लागत प्रेरित, जब उत्पादन लागत ज़्यादा आ जाएगा, मतलब वस्तु को बनाने में खर्चा ज़्यादा आएगा तो दाम बढ़ाया जाएगा। मुद्रास्फीति की पढ़ाई
क्रय शक्ति में कमी यानी कि खरीदारी में कमी, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक अस्थिरता आती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति और उत्पादन में वृद्धि किया जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो देखिए, केंद्रीय बैंक क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या क्या हैं, तो ये जमा को स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, भुगतान और लेनदेन की सुविधा देते हैं। केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या हैं, तो मुद्रा जारी करना, ठीक, और मौद्रिक नीति जो होती है उसका संचालन करना। इस तरह से आप बताइएगा। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। पांचवा क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या है ये बताइए और इनमें अंतर क्या है। तो पहले मौद्रिक नीति बताना है, जो केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति सरकार द्वारा की जाती है और ये सरकारी व्यय, जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। अब आ जाता है यूनिट 4 इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय विकास की विस्तृत व्याख्या करें। एक्सप्लेन इन डिटेल द सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक तीनों के बारे में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक में मालूम है कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, वानिकी आता है और खनन भी आता है। ये सब प्राथमिक है। खनन और वानिकी ये जनरली याद नहीं रहता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक है, ठीक। भारत के 70% से अधिक लोग इन्हीं कामों को करते हैं। अब आता है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी। तो इसमें आता है विनिर्माण उद्योग, इसमें सब उद्योग है, इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, निर्माण उद्योग और कोई भी उद्योग आता है अगर फैक्ट्री, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक। पंचवर्षीय योजनाओं, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया था। अब आ जाता है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें सर्विस दिया जाता है, सर्विस जैसे कि बैंकिंग हो गया, ठीक, हेल्थ सर्विस हो गया मतलब हॉस्पिटल वगैरह, ड्राइविंग हो गया, पर्यटन हो गया, यूट्यूब जो मैं कर रहा हूँ आप तक सर्विस पहुँचा रहा हूँ, ट्यूशन वगैरह पढ़ाना वगैरह, टीचिंग, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र के हैं। पर्यटन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। भारत में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 से 60% हो गया है, ठीक। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर। अगला क्वेश्चन आ जाता है एमएसएमई क्षेत्र, ठीक है, की भूमिका और महत्व की विस्तृत व्याख्या करें, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में पूछा गया है, ये क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ठीक, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। कम पूंजी में हम लगा सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं लोगों को और अपना फ़ायदा भी, मुनाफा भी कमा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र की समस्या और कृषि ऋण के स्रोत की व्याख्या करें। देखिए, बहुत गर्मी लग रहा है और मैं छत के ऊपर हूँ, धूप भी आ रहा है और क्या बताएं, गर्मी से पसीना पसीना हो गया हूँ। अगला जाता है झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना और विशेषताओं के बारे में बताएं। तो झारखंड की मुख्य अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या है, बोलिएगा खनन, खनिज नहीं, खनिज दूसरे नंबर पे आता है, पहला तो है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक। तो खनिज संपदा का भंडार है वो तो हम जानते ही हैं, लोहा है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, तांबा है, यूरेनियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। औद्योगिक विकास, झारखंड में कई बड़े बड़े उद्योग स्थापित है जैसे कि टाटा स्टील, बोकारो स्टील, ठीक। कृषि भी यहाँ पे होता है, धान की अच्छी खासी खेती होती है, मकई का अच्छा खासा होता है, गेहूँ भी ठीक ठाक होता है। जनसंख्या, जनसंख्या यहाँ पे नॉर्मल है।
अब आ जाता है हमारा यूनिट 5 पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए सार्वजनिक वित्त और इसके प्रमुख घटक की व्याख्या करें, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। इसमें सार्वजनिक वित्त क्या है? सार्वजनिक वित्त के मुख्य घटक जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। फिर सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक ऋण, ठीक। सार्वजनिक वित्त का महत्व और निष्कर्ष। अगला जाता है जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इसके उद्देश्य और महत्व की व्याख्या करें। यहाँ पे जीएसटी के प्रकार बताया गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक होता है अंतर्राज्यीय व्यापार, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं या एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, ठीक है। अब तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के बारे में व्याख्या करें। देखिए इसके बाद एक अंतिम यूनिट है, 6 यूनिट है। भुगतान संतुलन क्या है, इसके घटकों की व्याख्या करें, ठीक है। यार बोलते बोलते ना मैं भी थक जाता हूँ। देखिए मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, ठीक। और फैन भी ऑन नहीं कर सकता क्योंकि फैन ऑन करूँगा तो आवाज़ इतना आएगा कि आपको सुनाई बहुत ख़राब देगा, ठीक है। और धूप बहुत ज़्यादा है और सीट के रूम में और भी ज़्यादा गर्मी लगता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ज्ञान सागर ऐप अगर आप इंस्टॉल किए होंगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिला होगा। 60 रुपया दाम है, अगर ज्ञान सागर ऐप परचेज करना चाहते हैं तो 60 रुपया में आपको 4 साल तक नोट्स मिलता है सभी पेपर का। ओके, क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया है, ठीक। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट, मांग का नियम क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक मिनट यार मेरा चश्मा। तो ये सब क्या हुआ क्वेश्चन है, अंतिम यूनिट जो है इसमें किए हुए क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी विभिन्न अवधारणा, नेशनल इनकम के बारे में ये भी हम लोगों ने किया है, ठीक। और अंतिम 2 क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय विकास, इसके भी हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन आंसर। ये रिवीजन है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके कारण और प्रभाव के बारे में बताइए, तो ये भी कर लिया है। यहाँ से आपका पीडीएफ कंप्लीट होता है और ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, भारत में अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट में कीजिएगा, इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है। दूसरा, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और यह व्यक्ति बहुत मतलब तेज व्यक्ति था, ठीक है, अर्थशास्त्र। थैंक यू, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके टाइम से पहले लाऊंगा।